दोस्तों, अगर किसी की सैलरी 30,000 रुपये महीना है तो इस इंसान को मैक्सिमम कितने अमाउंट की गाड़ी खरीदनी चाहिए। ऐसे ही मान लो अगर किसी इंसान की सैलरी 50,000 रुपये महीना है तो ऐसे इंसान को मैक्सिमम कितने अमाउंट की गाड़ी खरीदनी चाहिए। ऐसे ही मान लो अगर किसी की सैलरी 1,00,000 रुपये महीने की है तो इस इंसान को मैक्सिमम कितने अमाउंट की गाड़ी खरीदनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही एक और बहुत जरूरी पॉइंट है, जैसे मान लो अगर किसी इंसान के पास टोटल 20 लाख रुपए की सेविंग है तो इस इंसान को मैक्सिमम कितने अमाउंट की गाड़ी खरीदनी चाहिए। या मान लो अगर किसी इंसान के पास मैक्सिमम 50 लाख रुपए की सेविंग है तो इस इंसान को मैक्सिमम कितने अमाउंट की गाड़ी खरीदनी चाहिए। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना, इस वीडियो में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा आपसे सवाल यह है कि जो आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, क्या गाड़ी आपकी सच में रिक्वायरमेंट है या गाड़ी को आप एज अ स्टेटस सिंबल देख रहे हो कि मैं आज गाड़ी ले लूंगा तो मेरे रिश्तेदार सोचेंगे देखो मैं कितना कामयाब हो गया, या मेरे को बहुत ज्यादा शौक है कि मेरे को गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है, गाड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए इसलिए आपको गाड़ी खरीदनी है। देखो, मैं सब कुछ बताऊंगा लेकिन ये जो पहली बात है ना, ये मेरा रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं आज आपके साथ एज अ ब्रदर बात करना चाहता हूं, ठीक है। 2016 के अंदर मेरी पहली नौकरी लगी गुड़गांव में। सैलरी थी मेरी 30,000 रुपीज और मतलब आप समझो मैं उस टाइम पे 22 साल का था, तो इमेच्योर था, मतलब आप समझ रहे हो बात को। तो एक शौक होता है ना बहुत ज्यादा कि यार गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए, गाड़ी तो होनी चाहिए। मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी ना, उस टाइम मेरी शादी हुई थी। ऑफिस जहां मैंने पीजी लिया था उससे हार्डली आधा या 1 किलोमीटर दूर था, तो मेरा ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बस सिर्फ शौक था। तो मैंने कहा चलो गाड़ी लेंगे। 30,000 रुपये मेरी सैलरी थी, गाड़ी ली, लोन लिया। उस लोन की जो ईएमआई बनी थी वो बनी थी 8,000 रुपये महीने की। तो मेरी कैलकुलेशन ऐसे चलती थी कि 30,000 रुपये सैलरी है, 8,000 रुपये ईएमआई कट जाएगी, बचे 22,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। 22,000 रुपये में तो आराम से ऐश करेंगे। लेकिन क्या सच में सिर्फ गाड़ी का 8,000 का ईएमआई का ही खर्चा था क्या? नहीं भाई, गाड़ी आपने खरीदी, 8,000 तो ईएमआई में गए। उसके बाद उसमें पेट्रोल भी तो डलता है, वो खर्चा तो कभी हम जोड़ते ही नहीं है। पेट्रोल भी डलता है, गाड़ी का इंश्योरेंस भी होता है, गाड़ी के अंदर सर्विस भी होती है, और जब गाड़ी 40-50 हजार किलोमीटर चल जाती है गाड़ी के टायर्स भी चेंज कराने पड़ते हैं। तो आप ये मत सोचो कि जो ईएमआई है बस वही गाड़ी का खर्चा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 30,000 रुपये मेरी सैलरी थी, आराम से 14 से 15,000 रुपये हर महीने मेरी गाड़ी का खर्चा होना शुरू हो गया था। और मैं आपको सच बताऊं, वो मेरी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन था। क्यों? उस टाइम जो मैं गाड़ी पे अपना खर्चा कर रहा था, अगर वही पैसा मैं सेव कर लेता तो आज उस टाइम पे भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मेरे पास हो जाती। आप समझ रहे हो? देखो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारी रील्स आपको मिल जाएंगी कि जिंदगी तो जीनी है ना, आज नहीं जियोगे तो बुढ़ापे में जियोगे क्या, कहीं घूमने निकल जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो। रील बनाना बहुत आसान है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत आसान है। लेकिन एक्चुअल में आप समझो किसी इंसान के पास 10 लाख रुपए हैं सेविंग में और वो 8 लाख रुपए की गाड़ी खरीद लाता है, ये सोच के वो रील से मोटिवेट होके कि यार आज शौक पूरे नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में पूरे करोगे। ये सभी रील्स उन्हीं के लिए अच्छी है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो शौक पूरे कर सकते हैं। आप समझो लाइफ में सबसे जरूरी चीज क्या है, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, गाड़ी से ऊपर भी बहुत जरूरी चीजें है ना। आप कोई इंसान है, शादीशुदा है, उसके लिए गाड़ी जरूरी है या अपने बच्चों की अच्छे स्कूल में एजुकेशन करवाना ज्यादा जरूरी है? सिंपल सी बात है, एजुकेशन जरूरी है ना। तो किसी के भी बहकावे में नहीं आना। अगर मान लो आप सिर्फ शौक देख रहे हो, गाड़ी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहीं से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गाड़ी एक हाथी है। गाड़ी एक हाथी है जो खरीदना आसान है लेकिन पालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सच में रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई शादीशुदा इंसान है, ठीक ठाक पैसा कमा रहा है, उसको लग रहा है यार फैमिली को जरूरत है, बच्चों को भी जरूरत है, कभी स्कूल छोड़ के आना है, कभी माँ बाप को कहीं लेके जाना है, वाइफ को कहीं घुमाना है, एक जरूरत हो चुकी है, तो आप गाड़ी लो, बिल्कुल खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं कि कहीं जॉब करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में होते हैं, हर रोज कहीं ना कहीं जाना होता है, वो सोचता है यार रोज ओला उबर करता हूँ, रोज कहीं ना कहीं ऑटो से जाता हूँ, रोज का मेरा बहुत खर्चा है, तो अगर मैं गाड़ी भी खरीद लूं तब भी मेरा ऑलमोस्ट इतना ही खर्चा बैठेगा, वो गाड़ी खरीदे। या इवन मैं आपको अपनी फैमिली का एक एग्जांपल देता हूं। मेरे बड़े क्लोज रिलेटिव है, वो उनकी ना फैक्ट्री है, बेसिकली वाटर बॉटल्स होती है ना बच्चों की, वो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो उनकी फैक्ट्री है।
तो वो वाटर बॉटल मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका जो सामान है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर, जैसे मान लो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, काफ़ी सारी स्टेट्स में, हिमाचल, उत्तराखंड, सब जगह जाता है। तो उनको क्या करना पड़ता है, गाड़ी उठा के बार बार, ऑब्वियस ही बात है डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो जाएंगे ना, भाई माल तो बेचना ही है, तो कभी कहीं जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है। उन्होंने गाड़ी रखी है BMW। अब एक चीज़ बताओ, उन्होंने क्यों रखी है? वो पता है क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं बड़ी गाड़ी हमने इसलिए रखी है कि जिसके पास भी जाते हैं ना कि हमारा माल ले लो, वो गाड़ी देख के सोचते हैं कि ये बड़ी पार्टी है, यार बड़ी पार्टी है तो बहुत अच्छी क्वालिटी की बोटल्स बनाते होंगे, तो माल बिकता है। यही वो कहते हैं, अगर मैं यही सामान ओल्टो में बेचने जाऊंगा ना तो कोई भी नहीं लेगा, वो कहेगा यार लो क्वालिटी की बोटल्स बनाते होंगे। अब BMW उनको हेल्प कर रही है एक तरह से बिजनेस लाने में, तो उनके लिए काम की चीज है गाड़ी यार। एक तो ट्रैवल भी हो जाता है, ऊपर से गाड़ी का जो स्टेटस सिंबल है वो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, बोटल्स है, वो बिकवाने में हेल्प कर रही है। मान लो उस रिश्तेदार को सोच के मैं ये सोचता हूं कि यार मेरे पास भी BMW होनी चाहिए, बिल्कुल यार उनके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। मेरे को वीडियोस बनानी है यार, मेरा ऑलमोस्ट सारा दिन तो रिसर्च वर्क में चला जाता है, भाई PPT बनाने में चला जाता है। मैं क्या करूंगा बड़ी गाड़ी का? तो मेरे लिए तो वो यूजलेस है, कोई काम की नहीं है। आप समझ गए बात को? आप एक और एग्जांपल लो, मान लो जितने भी प्रॉपर्टी डीलर है वो सबके पास एटलीस्ट फॉर्च्यूनर मिलेगी तो मिलेगी, ठीक है, उससे भी ऊपर की गाड़ियां मिलती हैं। आपको प्लॉट खरीदना है या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है जिसकी वैल्यू 2 करोड़ है, एक प्रॉपर्टी डीलर के पास फॉर्च्यूनर है, दूसरे प्रॉपर्टी डीलर के पास मारुति की स्विफ्ट गाड़ी है, किससे प्लॉट खरीदोगे आप? ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर वाले से खरीदोगे। अब जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने फॉर्च्यूनर रखी है 55 लाख रुपए की गाड़ी, इसीलिए कि भाई वो उसको हेल्प कर रही है बिजनेस लाके देने में। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करने लग जाऊं कि यार मेरे पास भी तो फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, तो ये यूजलेस डिसीजन है। आप समझ गए? तो सबसे पहले, भले ये वीडियो कितनी भी लंबी हो रही हो, लेकिन हम बहुत जरूरी बात डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अपने आप से पूछो कि क्या गाड़ी खरीदना आपकी नीड है या सिर्फ आपका शौक है? समझ गए बात को? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो वो लोग जिनको सच में गाड़ी की जरूरत है, वो गाड़ी किस हिसाब से खरीदेंगे? सबसे पहला रूल लगता है 24-20 रूल। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो जितने की भी गाड़ी है उसका 20% आप डाउन पेमेंट ही करोगे। मान लो अगर एक एग्जांपल पकड़ो, 10 लाख रुपए की गाड़ी है तो आप 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट ही करोगे, 8 लाख रुपए का आप लोन लोगे। बहुत सारे बैंक्स हैं मार्केट में जो ये बोलते हैं 10 लाख की गाड़ी है, आपका सिबिल स्कोर ठीक है, आप डाउन पेमेंट क्यों कर रहे हो? पूरा 10 का 10 लाख रुपया लोन हम ही आपको देते हैं ना। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना, 100% फाइनेंसिंग नहीं करवानी, 20% आप डाउन पेमेंट करोगे। ये सिंपल सा रूल है, 24-20 रूल इसको बोलते हैं। बड़ी बड़ी जो फाइनेंस की किताबें हैं वहां लिखा होता है 24-10 रूल। अगर आप कार खरीदना चाहते हो और कार खरीदने के रूल्स अगर बड़ी से बड़ी किताब में भी पढ़ोगे ना, ठीक है, चाहे साइकोलॉजी ऑफ मनी में पढ़ लो या किसी भी बड़ी बड़ी किताब में पढ़ लो, वहां लिखा होगा 24-10 रूल। लेकिन मैं बताऊंगा, मैं आपको 24-20 रूल क्यों बोल रहा हूं, 24-10 रूल भी बताऊंगा अभी, ठीक है। तो पहला समझ के 20 का मतलब कि जितने की भी गाड़ी है आप उसका 20% डाउन पेमेंट करोगे, 80% का लोन लोगे। तो 10 लाख की अगर गाड़ी है तो हम 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करेंगे, 8 लाख रुपए का हम जो है लोन ले लेंगे। जो हम 8 लाख रुपए का लोन लेंगे, यहां पे अब अगला 4 आता है, 24-20 है ना, तो नेक्स्ट 4 ये कहता है कि मैक्सिमम आप 4 इयर्स तक के लिए ही लोन लोगे, इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 7 इयर्स के लिए कार लोन मिल जाता है, बड़ा लोन नहीं लोगे, मैक्सिमम 4 इयर्स के लिए ही आप लोन लोगे। इससे छोटा अफोर्ड कर सकते हो, 3 साल 2 साल तो बहुत अच्छी बात है, बट आइडियली आप 4 साल का लोन ले सकते हो, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगला 20 क्या कहता है? अगला 20 ये कहता है कि अब गाड़ी हमारे पास आ गई, गाड़ी की अब किस्तें भी कटेंगी, गाड़ी का खर्चा भी होगा। तो ये कहता है कि हर महीने जो गाड़ी की किस्त कटेगी प्लस जो भी गाड़ी का पेट्रोल का, सर्विस का जो भी खर्चा होगा, वो सब आपकी सैलरी के 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इमेजिन करो किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है तो गाड़ी की EMI प्लस गाड़ी का खर्चा 20,000 रुपए से ज्यादा महीने का नहीं होना चाहिए। एक क्विक रिकैप करें फटाफट से। 1 लाख रुपए सैलरी है, वो इंसान 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदना चाहता है, 24-20 रूल लगेगा। पहला 20 कहता है कि 20% डाउन पेमेंट करनी है, यानी 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करनी है, 8 लाख का आप लोन लोगे।
8 लाख का लोन मैक्सिमम 4 इयर्स टेन्योर के लिए ही लोगे, उससे ज्यादा नहीं लोगे। लास्ट 20 ये कहता है कि 1 लाख सैलरी है ना, तो इसका 20% यानी 20,000 रुपया, इससे ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए गाड़ी की ईएमआई भरने में, प्लस गाड़ी के अंदर जो भी महीने का खर्चा है वो 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब बड़ी बड़ी जो किताबें हैं, ठीक है, जो बड़ी फेमस बेस्ट सेलर किताबें हैं, वो 24-10 रूल्स लिखती हैं। इसका मतलब क्या है? 24-10 का मतलब वही है कि 20% डाउन पेमेंट, मैं यहां पे हाईलाइट भी कर देता हूं, एक सेकेंड। 20% आप जो है डाउन पेमेंट करोगे, 4 साल के लिए लोन लोगे। लास्ट में 10 का मतलब यह है कि गाड़ी आपने खरीदी, गाड़ी की सिर्फ ईएमआई आपकी सैलरी के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी सेम एग्जांपल पकड़ो, अगर 1 लाख रुपए सैलरी है तो गाड़ी की ईएमआई 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हम यहां पे जो भी डिस्कस करता है इंडिया के अंदर वो 24-20 रूल करके करता है, क्योंकि लास्ट में हम जोड़ लेते हैं कि गाड़ी की ईएमआई प्लस गाड़ी का खर्चा वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इसको किसी भी एंगल से देख सकते हो। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो चलो हो गया कि जी मेरी सैलरी इतनी है, मैंने लोन इतना लेना है, डाउन पेमेंट इतनी करनी है, लेकिन एक सवाल और भी तो है कि मान लो आपके पास कुछ सेविंग भी तो होनी चाहिए। अब इस कैलकुलेशन में तो हमने देख लिया कि जी 1 लाख सैलरी है, 10 लाख की हम गाड़ी ले रहे हैं, 2 लाख डाउन पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना हम करेंगे कि मेरे पास टोटल सेविंग ही 2 लाख रुपए की है और वो 2 लाख रुपए मैंने डाउन पेमेंट कर दी, अब मैं बिल्कुल नील बटा सन्नाटा हो गया, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, 2 लाख की डाउन पेमेंट कर दी, 8 लाख रुपए सर के ऊपर लोन ले लिया और जी गाड़ी ले आए। इस लाइफ का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल यूजलेस है। एक बार भी कुछ इमरजेंसी आ गई ना, भगवान ना करे, तो क्या करोगे फिर लाइफ के अंदर? कुछ भी नहीं कर सकते। तो मोटी कैलकुलेशन ये है कि मान लो अगर आपके पास टोटल 50 लाख रुपए की सेविंग है, तो इसका मैक्सिमम बता रहा हूं, वैसे 15 से 20% बोल रहे हैं, बट मैक्सिमम 20% पकड़ के चलते हैं। आपके पास 50 लाख रुपए की सेविंग है, तो मैक्सिमम आपकी औकात ये बोलती है कि आप 10 लाख रुपए से महंगी गाड़ी नहीं खरीद सकते। जो भी आपके पास टोटल सेविंग्स है, अपार्ट फ्रॉम योर इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड को हटा दो। इमरजेंसी फंड क्या है? जो आपकी सैलरी है उसका 3 से लेकर के 6 टाइम्स। आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो 3 लाख से 6 लाख रुपए आपके अलग पड़े होने चाहिए, ये इमरजेंसी है, ठीक है। उसको छोड़ दो, आपके पास जो भी सेविंग है उसका मैक्सिमम 20% कैलकुलेट करो, बस उतने अमाउंट की ही आपको गाड़ी खरीदनी है। आपके पास 50 लाख की सेविंग है, आप 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकते हो, ठीक है। अब 10 लाख की जब आप गाड़ी खरीद रहे हो तो 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करोगे, 8 लाख का लोन लोगे, यानी 50 लाख की सेविंग थी, 2 लाख डाउन पेमेंट में चली गई, आपके पास 48 लाख रुपए बचे, 8 लाख का आपके ऊपर लोन हो गया। 20% से ऊपर गाड़ी खरीद रहे हो तो फिर आप अपने साथ गलत कर रहे हो, गाड़ी उतनी भी जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर आप स्टेटस सिंबल की तरफ जा रहे हो, आप समझ गए। फिर कई लोग कहेंगे यार 50 लाख रुपए मैंने बचा रखे हैं, क्या सिर्फ 10 लाख की गाड़ी खरीदूंगा? ऑब्वियसली यार, अगर आपको बड़ी गाड़ियों के शौक है तो फिर पैसा भी बड़ा बनाओ। आप चाहे जी वैगन खरीदो यार, किसने मना किया? पैसा बनाओ 100 करोड़ रुपए, आप जी वैगन खरीद लो, किसने मना किया आपको? आप समझ गए बात को। तो जो हमारे पास वेल्थ है हम तो उस हिसाब से चलेंगे ना। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, इससे एक्सीड अगर आप कर रहे हो तो फिर आप अपने साथ गलत कर रहे हो, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और है, अब यहां पे ये जो पॉइंट है ये भी साइकोलॉजी ऑफ मनी की जो बहुत बेस्ट सेलिंग किताब है उसी के अंदर लिखा हुआ है। ये बोलता है कि जो भी, अब जैसे मान लो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि 20% से ज्यादा मेरी गाड़ी का खर्चा ईएमआई नहीं होना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जरूरी थोड़ी आपके पास कार लोन ही है, हो सकता है आपके पास कार लोन के साथ साथ होम लोन भी हो, पर्सनल लोन भी हो। तो यहां पे फाइनेंस का ये भी एक बड़ा जरूरी रूल है कि जी आपकी टोटल ईएमआई आपकी सैलरी से 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे इमेजिन करो किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है, 1 लाख में बस आसान कैलकुलेशन के लिए करके दिखा रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। जिसकी जो सैलरी है उस हिसाब से फिर कैलकुलेट कर लेना। किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है तो उसकी महीने की ईएमआई 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सारे लोन्स मिला के। अगर इससे ऊपर जा रही है तो फिर आप डेट ट्रैप, कर्ज जाल में धीरे धीरे फंसने एक तरह से लगे हो, ठीक है। तो इस चीज को भी आप कैलकुलेट कर लेना, उस हिसाब से ही फिर आप लोन लेना। एक और बहुत जरूरी चीज है, देखो सबसे पहली बात तो ये है, गाड़ी खरीदने से पहले, कार खरीदने से पहले आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड नहीं है, सीधी गाड़ी खरीद रहे हो। बहुत लोग मैं देखता हूं, जो ज्यादातर तो वही हैं जो बैचलर्स हैं, जिनकी शादी हो गई है, वो तो समझदार हो जाते हैं, उन्हें पता है कि यार गाड़ी उतनी जरूरी नहीं है,
अगर बहुत पैसा है फिर तो खरीदो, लिमिटेड पैसा है तो जिनकी शादियां हो गई हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, वो तो समझदार है। बट ऑब्वियस ही बात है, उनको पता है यार बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, ये प्रायोरिटी है। फैमिली को अच्छी सिचुएशन में, अच्छे हालातों में रखना है, वो जरूरी है। एक बैकअप होना चाहिए, कल को कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, वो जरूरी है। आप समझ, जो फैमिली वाले लोग हैं वो समझदार है। सबसे ज्यादा गलतियां कौन करते हैं? जिनकी नई नई नौकरियां लगी है ना, वो सबसे ज्यादा गलती करते हैं। उनको सबसे ज्यादा शौक होता है कि यार बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, ये गाड़ी खरीदेंगे, वो गाड़ी खरीदेंगे, सेविंग जीरो, लेकिन गाड़ी खरीदनी है बढ़िया वाली। यहां पे लोग फंसते हैं। 2 लाख रुपए, 2 लाख डाउन पेमेंट करेंगे, सर पे लोन चढ़वा लेंगे। अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है? जिस जगह आप काम कर रहे हो, जिस जगह नौकरी कर रहे हो, कल को वहां मजा नहीं आ रहा, बॉस रोज आपको डांट रहा है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, क्या जॉब छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। क्यों? सर पे 8 लाख रुपए का कर्जा लेके बैठे हो, 2 लाख डाउन पेमेंट करके बैठे हो, अकाउंट में बैलेंस जीरो है, हर महीने किश्ते 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 कर्ज जाल में फंसे हुए हो। लाइफ अगर कोई बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी भी देगी, कर लोगे? नहीं कर सकते। क्यों? गाड़ी का लोन लेकर के बैठे हो आप। ठीक है ना? तो ये गलती आपको नहीं करनी। सबसे पहले आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, उसके बाद गाड़ी खरीदोगे। इमरजेंसी फंड नहीं है, गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी फंड क्या है? जो आपकी सैलरी है उसका 3 महीने से लेके 6 महीने तक का बैकअप आपके पास होना चाहिए। 1 लाख सैलरी है तो 3 लाख से लेके 6 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। दूसरी सबसे जरूरी चीज गाड़ी खरीदने से पहले यह है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान होना चाहिए। अब ये आप कहीं से मर्जी खरीदो, हेल्थ और टर्म का नाम आते ही सोचते हैं लोग बेचने लगा। आप जहां से मर्जी खरीदो, आप चाहे अपने एजेंट से खरीदो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान होना चाहिए। ये आज हमारी जिंदगी का बैकअप है। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, इमरजेंसी फंड, ये आपके पास है, फिर आप गाड़ी खरीद सकते हो। अगर आपके पास जो मैंने रूल बताए हैं 24-20 रूल और 20% ऑफ योर सेविंग वाला, वो लगा करके फिर आप फिट बैठते हो गाड़ी खरीदने के, तो वो फिर आप जो है गाड़ी खरीद सकते हो, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और है, अगर मान लो कुछ लोग फिट बैठ रहे हैं गाड़ी खरीदने में, ठीक है, तो मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया रिसेंटली। मैंने गाड़ी जब खरीदी थी, ठीक है, तो वो गाड़ी चंडीगढ़ से मैंने खरीदी थी। तो उस गाड़ी के अंदर मैंने कैसे डिस्काउंट लिया था, ठीक है, प्रॉपर इनवॉइस, क्योंकि मैंने 3-4 एजेंसीज में गाड़ी के रेट पता किए थे। वो वीडियो कार लोन के ऊपर आज 2.1 मिलियन से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं। ठीक है, तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो वीडियो जरूर देखना। वहां आपको बैंक से कैसे लोन लेना है सब कुछ भी अच्छे से समझने को मिलेगा, एजेंसी में कैसे नेगोशिएट करना है वो भी समझने को मिलेगा, इंश्योरेंस खुद से कैसे करना है। एजेंसी के भरोसे मत बैठना प्लीज। एजेंसी, मेरे को एजेंसी पता क्या कहती, 1 लाख रुपए लगेंगे इंश्योरेंस के। मैंने वही इंश्योरेंस, आई गेस एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा, शायद 48,000 का कराया था। वो वीडियो में देख लेना, क्योंकि वो अब 1-1.5 साल पुरानी बात हो गई। वो वीडियो आप देख लेना अगर सच में आपको गाड़ी खरीदनी, अदरवाइज नहीं भी खरीदनी ना, नॉलेज के लिए जरूर देख लेना वो वीडियो। बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है, क्योंकि वो मैंने बिल्कुल लाइव खुद गाड़ी खरीद रहा था, तो एजेंसी में बैठ के काफी पार्ट उसका स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेकर के अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और है, जैसा मैंने बताया, एक होता है एक्स शोरूम प्राइस, एक होता है ऑन रोड प्राइस। इसकी भी रियलिटी देखो, जब भी आप टीवी पे ऐड देखते हो तो जो गाड़ी की कंपनियां होती हैं वो पता है क्या चला देती हैं, भी हमारी गाड़ी 5 लाख रुपए से शुरू है, हमारी गाड़ी 7 लाख रुपए से शुरू है। जैसे मेरे पास पहली गाड़ी जो थी ना, वो वेन्यू गाड़ी थी। ठीक है जी, ये जो वेन्यू गाड़ी है, इसका एक्स शोरूम, ये भी मैंने पिछले पुरानी वीडियो से स्क्रीनशॉट उठाए हैं, उस टाइम मैंने ये भी लाइव वीडियो बनाई थी। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस उस टाइम था जब मैंने खरीदी थी, तो ये था 7,96,442 रुपए। फिर इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 75,000, इंश्योरेंस 34,000, ये अदर चार्जेस मिला के ये ऑन रोड प्राइस पड़ता है इसका 9,06,000 रुपए। तो अक्सर लोग सोचते हैं यार 7,96,000 रुपए की तो है, लेकिन नहीं, इंश्योरेंस, आरसी सब मिला करके ऑन रोड प्राइस चेक करना भी जरूरी है। अब ऑन रोड प्राइस के साथ साथ इसके दूसरे खर्चे भी तो हैं जो भी हमने डिस्कस किए। जैसे मान लो चलो ऑन रोड प्राइस हो गया ये 9,06,554 रुपए। अब एक चीज समझो भाई, आप कम से कम साल की 20,000 किलोमीटर तो चलाओगे ही चलाओगे। एवरेज में बेस्ट से बेस्ट एज्यूम कर रहा हूं कि 20 की एवरेज देती है। हालांकि बड़ी गाड़ियां तो 10 की एवरेज भी देती है, जैसे अब XUV 700 है, सिर्फ 10 की एवरेज देती है। आप समझ गए बात को। अब
गाड़ी की मान लो वेन्यू की एवरेज एज्यूम, अब आपके चलाने के तरीके के ऊपर है, पर मैं बेस्ट इमेजिन कर रहा हूं कि 20 की एवरेज निकाल रहे हो आप, ठीक है जी। तो अब 1 लाख रुपए पहले साल का फ्यूल का खर्चा भी तो होगा अगर आप 20,000 किलोमीटर चला रहे हो तो। ऐसे ही अगले साल का 1 लाख, फिर 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 5 सालों में 5 लाख रुपए का फ्यूल का खर्चा भी तो जोड़ो। इसके साथ साथ इंश्योरेंस भी आप हर साल कराओगे, पहले साल 34,000 का हुआ, अगले साल 25 का, ऐसे करते 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 1,14,000 रुपए इंश्योरेंस की कॉस्ट भी जोड़ो। फिर सर्विस भी होएगी हर थोड़े टाइम बाद, जैसे 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस होती है, 6-7,000 रुपये उस पर लग जाते हैं, तो 12,000 रुपये मैंने यहाँ पे जोड़ दिए। 50,000 किलोमीटर के बाद गाड़ी के टायर भी चेंज होते हैं, तो 30-40,000 रुपये कॉस्टिंग ये भी जोड़ लो। तो गाड़ी का जो मेंटेनेंस का खर्चा है ये मैंने टोटल 90,000 रुपये ये जोड़ लिया। तो 5 साल के बाद गाड़ी की जो वैल्यू है वो 9,06,554 नहीं है, उसमें ये 7,04,401 रुपये भी आप जोड़ो, तो गाड़ी की जो टोटल वैल्यू है वो 16,10,955 रुपये के बराबर बैठती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जोड़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए तो बोला जाता है 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रिचनेस, एक होती है वेल्थ। रिचनेस क्या है कि आप महंगी महंगी घड़ियाँ डाल रहे हो, आप ब्रांडेड कपड़े डाल रहे हो, आप ब्रांडेड शूज़ डाल रहे हो, आपको आईफोन चाहिए, आपको गाड़ियाँ चाहिए, ये तो रिचनेस है कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं, ठीक है। लोग क्या देख रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, सोसाइटी कभी आपसे खुश नहीं होगी। लेकिन एक्चुअल में वेल्थ क्या है? एक्चुअल में वेल्थ ये है कि आप पीपीएफ अकाउंट में कितना पैसा डाल रहे हो, आप म्यूचुअल फंड में कितना पैसा डाल रहे हो, आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये आपकी एक्चुअल वेल्थ है। आप समझ गए? अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं, जैसे मैंने बताया, आप 15 लाख रुपए की गाड़ी खरीद लेते हो, आपके पास 5 लाख रुपए बचे, क्या पीस ऑफ माइंड बचा? कुछ भी नहीं बचा पीस ऑफ माइंड, किस्तें बंद गई हैं, बैकअप कुछ भी नहीं है। वही 20 लाख रुपए आप कह रहे हो मैं 2 व्हीलर से चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो 20 लाख रुपए धीरे धीरे बढ़ेंगे, कंपाउंडिंग इफेक्ट, वो 20 लाख रुपए बढ़ेंगे, आपके पास कितना पीस ऑफ माइंड है यार, बहुत ज्यादा पीस ऑफ माइंड है, खुश हो आप अपनी लाइफ के अंदर। तो ये सारी चीजें थी, इसीलिए सबसे जरूरी चीज है कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है या आप शौक के लिए गाड़ी खरीद रहे हो। ये वीडियो मैंने बड़े ज्यादा दिल से बनाया है, ठीक है, मतलब मैं ये चाहता था भाई किसी का नुकसान ना हो। क्यों? क्योंकि आज से 10 साल पहले जब साल 2016 में मैंने पहली गाड़ी ली थी ना, उस टाइम मुझे बड़ा रिग्रेट होता था कि यार मैंने गलत किया, बहुत जल्दी ये डिसीजन ले लिया। आज मैं खरीद सकता हूँ, आज मैं खरीद सकता हूँ, भगवान की दया से मेरे पास ठीक अमाउंट है, मैं गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है EMIs की, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ले सकता हूँ। आपके पास 100 करोड़ रुपए, आप जी वैगन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए सबसे पहले अपने आप से पूछो कि गाड़ी आपकी रिक्वायरमेंट है या आपका शौक है। इसके साथ वीडियो यहाँ खत्म करूंगा। अगर आपको ये पूरा सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ प्लीज़ शेयर करना, ताकि किसी का भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।